जैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप में दो नए देशों की पैदाइश हो रही थी, एक मुसलमान बहुसंख्यक मगर हिंदू शासित राज्य के सरदार अपने राज्य कश्मीर को स्वतंत्र बनाने की साजिश में थे। करने दो इंतजार उन्हें। जब गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1947 में अपनी श्रीनगर यात्रा के दौरान उनसे मिलना चाहा, हरी साहब को बताइए गवर्नर माउंटबेटन आए हैं, जरूरी काम है। महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक के आखिरी महाराज ने उन्हें नजरअंदाज किया। सरदार बीमार है साहिब, उनके पेट में दर्द है। पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल यानी यथास्थिति समझौता हस्ताक्षर किया गया, मगर भारत को ठहराए रखा, बावजूद इसके कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके बीच कई पत्र लिखे गए। फिर विभाजन के महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत समर्थक नेता शेख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के दादा को मई 1946 से सितंबर 1947 के बीच जेल में बंद कर दिया गया, ताकि वो उनके लिए खतरा या रुकावट न बन सके। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आजादी के बाद भी बिचौलियों के माध्यम से मोहम्मद अली जिन्ना के कई प्रतिनिधियों की अवहेलना की। सलाम राजा साहब, जिन्ना ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। लेकिन इन घटनाओं ने राजा की तकदीर लिखी। ठुकराए गए पाकिस्तान ने भूमि बंद राज्य को अनाज, कपड़े और पेट्रोल भेजना बंद कर दिया। 12 सितंबर लाहौर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने कश्मीर पर हमला करने के लिए एक बैठक बुलाई। खुर्शीद अनवर, आपके मुसलमान लीग नेशनल गार्ड के नेतृत्व में यह ऑपरेशन होगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के मुख्यमंत्री अब्दुल कयूम खान ने पश्तूनों से युद्ध का आग्रह किया। कश्मीर की जमीन तुम्हारी पुश्तों की थी, जिसमें अंग्रेजों ने अरसों से रोक लगा रखा था, लेकिन अब वे चले गए। पाकिस्तानी सेना ने पश्तूनों को उत्तेजित करने का एक और अनोखा तरीका सोचा, जिससे उन्हें युद्ध में पैसा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जो भी लूट सकते हो लूटो, सब तुम्हारा है। मगर खुर्शीद अनवर लड़ाई अगुवाई करने की बजाय अपनी सुहाग रात मनाने के लिए हनीमून पर चल दिए, जिससे सितंबर का आक्रमण एक महीने के लिए विलंबित हो गया। 22 अक्टूबर 1947 की सुबह पश्तून और पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए सैनिक वरिष्ठ अधिकारी अकबर खान के नेतृत्व में कश्मीर पर हमला किया। मुजफ्फराबाद तक तो बिना कोई रुकावट पहुंचे, जहां उन्हें पहली बार राजा हरि सिंह के डोगरा सैनिकों का सामना करना पड़ा। लेकिन महाराजा के सैनिक इतने बड़े पैमाने के आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे और वे मुजफ्फराबाद और डोमेल को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण पुल की रक्षा नहीं कर पाए। इस आक्रमण की खबर जब श्रीनगर तक पहुंची तो सुरक्षित सोते हुए महाराजा को नींद से जागना पड़ा। साहिब उठिए, साहिब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है मालिक। जल्दी ही हमलावरों के हाथ गड़ी और चिनारी भी गिरी और अब वे उरी की ओर बढ़े। जैसे पौराणिक कथा अनुसार स्पार्टा के राजा लियोनाइडस के 300 सैनिक 480 ईसा पूर्व में थर्मोपाइल ग्रीस में फारसी आक्रमणकारी राजा जर्सीस पहले के खिलाफ बहादुरी से लड़े। बस उसी तरह एक भारतीय सिपाही जिसके पास सिर्फ कुछ 100 संख्या थी, हजारों की संख्या से लड़ने की तैयारी करने लगे, जिसका सरदार था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। आखिरी दम तक लड़ते लड़ते ब्रिगेडियर के साथ एक एक सिपाही शहीद हो गए। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि युद्ध में बीते समय में भारत को अपनी फौज इकट्ठा करने का पर्याप्त मौका मिल गया। जब तक भारत की फौज तैयार हो रही थी, हमलावर नावों का इस्तेमाल कर झेलम नदी द्वारा बारामूला की ओर जाना चाह रहे थे, जो कि कश्मीर घाटी में प्रवेश करने का मुख्य रास्ता है। जिन्ना ये मानते थे कि जीत जल्द ही हासिल होगी और महाराजा आसानी से हार मान लेंगे। मैं 26 अक्टूबर को श्रीनगर में ईद मनाऊंगा। लेकिन महाराजा के पास अब भी फोन ऑफ फ्रेंड उपाय बाकी था। निर्वासित और निरंकुश स्वतंत्रता के सपने को दफनाते हुए उन्होंने अपना फैसला किया। भारत मेरी मदद करो। भारत ने अगले ही दिन विशेष दूत वीपी मेनन को श्रीनगर भेजा। मैं खास आपको और आपके परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आया हूँ। राजा उसी दिन जम्मू के लिए रवाना हुए और हवा अफवाहों से भरी थी कि उनके काफिले पर हमला किया जाएगा। वे महल को अपने हाल पर छोड़कर चले गए। कोई नहीं बचा था राजधानी की रक्षा करने के लिए। लेकिन मेनन उस दिन भारत से संदेश भी लाया था। हमने आपको तो सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन अगर आप कश्मीर पाकिस्तानियों से बचाना चाहते हैं तो आपको भारत संघ में शामिल होना होगा। मेनन की आत्मकथा इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट के अनुसार राजा ने तब तक फैसला कर लिया था, मेरे नागरिक और उनकी जायदाद भारत के साथ ही सुरक्षित रह सकती है। राजा ने कुछ और भी तय कर लिया था। पिछली रात जब उन्होंने भारत को मदद का पत्र भेजा था, तुम मेरे वफादार नौकर हो। अगर भारत 2 दिन में मेरी मदद के लिए किसी को नहीं भेजता तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। मैं जिंदा उनके हाथों नहीं आना चाहता। महाराजा के भारत में शामिल होने की सहमति से पहले ही भारत की रक्षा समिति इस बात पर एकमत थी, पाकिस्तान के हमले को तुरंत नाकाम किया जाना चाहिए।
27 अक्टूबर 1947 भोर की पहली किरण में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में श्रीनगर के लिए रवाना हुए, जहां से वे बारामूला गए। शातिर युद्ध में वे मारे गए, लेकिन हमलावरों को रोकने में सफल रहे। तटस्थ राज्य में भारत को सेना भेजते हुए देख गवर्नर जनरल माउंटबेटन नाराज हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि दोनों देशों के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। ये बेवकूफी का काम है। वे संतुष्ट तब हुए जब राजा ने भारत संधि में प्रवेश करने पर हामी भरी। हालांकि उन्होंने फिर भी एक शर्त रखी। जनमत संग्रह होने तक सैनिकों को अस्थायी आधार पर तैनात किया जा सकता है। और इस तरह खत्म हुआ कश्मीर का डोगरा राजवंश, जिसे राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से करीब 75 लाख में खरीदा था। प्रसिद्ध सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने 1848 से 49 के दौरान उनके साम्राज्य पर कब्जा किया। उस समय गुलाब सिंह एक तरफ खड़े हो गए थे, उनसे लड़ने के लिए असमर्थ या अनिच्छुक। लेकिन अंग्रेजों के सामने अभी भी एक समस्या खड़ी थी। दूर अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली सल्तनत तक मुसलमानी गलियारा फैला हुआ था। इस गलियारे में बाधा खड़ी करने के लिए उन्होंने एक वफादार हिंदू शासक को इस्लामी आबादी पर थोपा और इस तरह गुलाब सिंह को उनकी निष्क्रियता के लिए इनाम दिया। इस बीच मेनन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ अगले दिन दिल्ली लौट आए, जिसे कैबिनेट रक्षा समिति ने स्वीकार कर लिया और घोषित किया, कश्मीर अब भारत में आ मिला है। कानून व्यवस्था स्थिति सही होने पर जनमत संग्रह आयोजित किया जाएगा। पूर्व कश्मीर प्रधानमंत्री एन गोपाल स्वामी अयंगर को कश्मीर मामलों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया, जो आगे जाकर धारा 370 के मुख्य वास्तुकार बने। कश्मीर परिग्रहण को सुरक्षित रखने के लिए नेहरू ने महाराजा के राजनीतिक प्रतिद्वंदी शेख अब्दुल्ला को राज्य का आपातकालीन प्रशासक नियुक्त किया। भारत समर्थक प्रशासक की नियुक्ति से जिन्ना को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपने कार्यवाहक सेना प्रमुख जनरल सर डगलस ग्रेसी को आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि पूरी पाकिस्तानी सेना श्रीनगर जाकर उस पर कब्जा करे। ब्रिटेन से सौंपने की अवधि के दौरान दोनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर फील्ड मार्शल ऑशिन लेक थे, जो अपने आदेश को वापस लेने के लिए जिन्ना को मनाने दिल्ली से लाहौर पहुंचे। हमें खेद है मिस्टर जिन्ना, मगर हम ऐसा नहीं होने दे सकते। श्रीनगर के सपने टूटते देख जिन्ना ने जनमत संग्रह की चाल चली। लॉर्ड माउंटबेटन और देशों के दोनों गवर्नर जनरलों के बीच लाहौर में एक बैठक में भारत ने पहली बार पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव दिया, हम तुरंत एक जनमत संग्रह कराने के लिए तैयार हैं। जब तक अब्दुल्ला कश्मीर में प्रभावी रहेगा, लोग निश्चित रूप से भारत को ही वोट देंगे। नहीं, ये दोनों देशों के गवर्नर जनरलों की देखरेख में ही आयोजित किया जाना चाहिए। कोई समझौता नहीं हो सका। तब नेहरू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली से मदद मांगी। कृपया पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और उनसे जम्मू कश्मीर में अपनी आक्रामकता को रोकने के लिए कहें। लेकिन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने दखलंदाजी करने से इनकार कर दिया। मेरा सुझाव है कि आप यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल करें। मुझे यकीन है कि वे इस मामले को सही तरह से हल कर पाएंगे। 1948 का जन्म होते हुए ही ठीक 1 जनवरी के दिन नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया। 13 अगस्त 1948 यूएन ने 3 कदम जो एक के पीछे एक सिलसिले में होने चाहिए थे, उसका उपाय पारित किया। सबसे पहला, पाकिस्तान को अपनी सारी फौज और नागरिक को नए कब्जे किए गए क्षेत्र से वापस हटाना होगा, जिसके बाद भारत को अपने सैनिक जम्मू कश्मीर से हटाने होंगे, मगर वहां के कानून को बरकरार रखने के लिए कुछ सैनिक छोड़ सकते हैं। इन दोनों कदमों के बाद ही जनमत संग्रह होना था। जब तक 27 जुलाई 1949 कराची समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जो युद्ध विराम रेखा और युद्ध के औपचारिक अंत का ऐलान था, तब तक भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को कब्जा किए गए कई क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया था। 1951 के जम्मू एंड कश्मीर में पहले विधानसभा चुनावों में शेख अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संदेहास्पद रूप से प्रत्येक सीट जीती और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन समझौते के मुताबिक वो प्रधानमंत्री बने। पूरा नियंत्रण अपने कब्जे में होने की वजह से जल्द ही रुतबा शेख अब्दुल्ला के सिर चढ़ गया और उनके मन में ये ख्याल आया, क्यों ना मैं कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाऊं। इस संकल्प को बढ़ावा तब मिला जब आदेलाई स्टीवंस, जो पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे, 1953 में कश्मीर का दौरा किया। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो अमेरिका आपका समर्थन करेगा। आग की तरह जब ये खबर नेहरू के कान तक पहुंची, महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह, जो एक सक्रिय कांग्रेसी थे, मैं जम्मू कश्मीर के वर्तमान सरदार रियासत के तहत मेरी नेत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पद से हटा देने का निर्णय लेता हूँ। अब्दुल्ला ने एक बार फिर खुद को जेल में पाया। इस बार 11 साल लंबे समय तक के लिए अंदर रहे, जिसे कश्मीर षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है।
बख्शी गुलाम मोहम्मद कश्मीर के नए प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके परिवार का हर सरकारी प्रोजेक्ट में घूस खाने की आदत की वजह से वे पुकारे जाने लगे BBC, बख्शी ब्रदर्स कॉरपोरेशन। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कश्मीर धीरे धीरे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर जाता गया। लेकिन 1987 के राज्य चुनाव में राजीव गांधी की धांधली निर्णायक रूप से स्वभाव उग्रवाद की ओर रुख कर गया। लोकतंत्र में शामिल होने वाले लोग सैयद सलाउद्दीन जैसे उम्मीदवारों को जेल में डालकर उनसे चुनावी जीत छीन ली गई। अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए भारत के पास कम से कम 2 सुनहरे मौके थे। 1972 में बांग्लादेश के निर्माण के दौरान ढाका में पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण के बाद पहला मौका। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करने के लिए बड़प्पन दिखाया और युद्ध के 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया बिना कुछ मांगे। ये माना जाता है कि इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता कर बैठी। आप जनमत संग्रह की मांग छोड़ दें और हम अनुच्छेद 370 को जारी रखेंगे। फिर 1990 में जब VP सिंह प्रधानमंत्री थे और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से बड़ी संख्या में निकाला गया, ये बदलाव स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 370 के खिलाफ था। भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो धार्मिक पंक्तियों के आधार पर विभाजन के तहत कश्मीर के मुसलमानों को पाकिस्तान में जाना चाहिए था, लेकिन उस समय के हिंदू शासक ने ये नहीं होने दिया।